Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Let's start with today's important articles. So first is topic is regarding the Consumer Protection Act. तो firstly हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था और कब उसको री इनेक्ट किया गया था। तो फर्स्टली बात की जाए तो आया था 1986 में और री इनेक्ट हुआ था 2019 में। So what is the purpose here? So it is to provide protection to the consumers from unfair trade practices and unethical business practices. एंड ऑल्सो अब ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी तो उसमें यही था कि एडवोकेट मांग रहा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उनको मिलना चाहिए, बट ऐसा कोई भी प्रावधान इसके अंदर नहीं है कि उनको इस तरीके की प्रोटेक्शन मिल पाए। तो वो अगर मेंशन भी है तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सर्विस हायर्ड और अवेल्ड ऑफ एन एडवोकेट इज अ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के अंदर है वो, and there would fall within the exclusionary part of the definition of service contained in section 2 part 42 of the Consumer Protection Act 2019। तो हम यहाँ से जस्ट पीटी में एलिमिनेट करने के लिए लगा सकते हैं आइडिया कि सर्विस क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आती है, तो वो नहीं आती है, वो एक्सक्लूजनरी मेंशन है। तो यहाँ से हम बस इतना ही देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात कर सकते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन भी है जो कि इस पूरे इसको मामले को डील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन की मार झेलते परिवार। देखते हैं कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 1983 में आर्थिक सामाजिक परिषद एवं सामाजिक विकास आयोग की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्रीय परिवार मुद्दे के द्वारा के द्वारा 1993 में आधिकारिक तौर पर आरंभ किया गया था कि 15 मई से हर साल को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया जाएगा। अगर हम 2024 की थीम की बात करें तो परिवार और जलवायु परिवर्तन इसकी थीम रखी गई है, जो कि 30वीं वर्षगांठ मना रही है। जब हम देखते हैं किस तरह से परिवर्तन आ रहा है निरंतर जलवायु में, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, अनियमित मौसम हो रहा है, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उसके अलावा जल संबंधित समस्याएं, या फिर जब हम बात करते हैं मौसम की वजह से होने वाली घटनाएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, भोजन संबंधी समस्याएं, निरंतर जो भी संघर्ष है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। किस तरह से इनसे जो परिवार है वो जूझ रहे हैं, उनकी वजह से समस्याएं ग्रस्त परिवार को नुकसान हो रहा है तथा विस्थापन या अन्य प्रकार की जो आघात है वो सहने पड़ रहे हैं। देखते किस तरह से निचले तटीय क्षेत्रों में जो छोटे द्वीपीय देश है वह उनके समीप बसे परिवार समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण निरंतर खतरे को महसूस कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के कारणों में से एक है। तो हम याद रख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषणा की गई थी कि आधिकारिक तौर पर आरंभ किया गया था। इस वर्ष की थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट हम 3 आर्टिकल्स एक्ट की बात कर सकते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता एक्ट। तो ये एक्ट बन चुके हैं, जैसा कि हमें पता अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में भी आ रहा था। तो यहाँ पे हम एक ग्रेट रिफॉर्म की बात करेंगे कि डेट इज कंसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। सो ये एक तरीके की एफआईआर ही होती है जो किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की जा सकती है, इरिस्पेक्टिव कि भाई वो उसके अंदर आता है या नहीं आता है। और इस न्यू एक्ट के स्टैब्लिश होने के बाद एक डेडलाइन भी सेट की गई कि जो चार्जेस है और जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस है वो कितने दिन के दायरे में हो जाना चाहिए। तो वो 90 डेज के दायरे में हो जाना चाहिए। और सिमिलरली एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ड जो पहले नहीं था वो ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता एक्ट में, टू इंक्लूड अमंग्स अदर जैसे किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, ये सारे वर्ड्स हैं, उनके साथ साथ ये भी ऐड हुआ है। तो यहाँ से हम कुछ की हाइलाइट्स ये देख सकते हैं। ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने में एआई मददगार होगा। तो हाल ही में देखा गया था किस तरह से इटली में रहने वाली दो बहनें जो कि कैलोरीना और कोल्डिया के माध्यम से एआई का उपयोग करके विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद की गई। जिस तरह से उन्होंने देखा कि जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले विद्यार्थी उनमें से 36% ऐसे हैं जो कि अपनी शिक्षा को छोड़ चुके हैं, तथा उनके द्वारा उनसे कांटेक्ट किया गया और सप्ताह में प्रत्येक विद्यार्थी से पूछा गया कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उनके मनोवैज्ञानिक
या फिर उनके किसी प्रकार की समस्या का शिकार तो नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी सटीक जानकारी रखी गई। इस तरह से पारदर्शिता बढ़ाए रखने के लिए एक डैशबोर्ड के रूप में यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया गया, जिसपे अलर्ट मिलता रहता था कि कौन सा छात्र किस क्लासरूम में है और किस में नहीं है, तथा उसके पास खर्च करने के लिए कितने पैसे, कहीं वो अकेलेपन का शिकार तो नहीं है। इसके माध्यम से उन्हें कक्षाएं प्रदान की जाती थी ऑनलाइन की मदद से, जिससे वह जब उसके पास समय हो तथा अत्यधिक पैसे खर्च किए बिना अपनी शिक्षा को जारी रख सके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से कंपनी को हजारों छात्रों को सही समय पर जवाब देना था। एआई की मदद से उनकी कम लागत लगी और इस तरह से जो भ्रामक जानकारियां थी या फिर जिसकी वजह से उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारी प्राप्त होनी चाहिए थी, वो सब उन्होंने प्राप्त करवाई। तो इस तरह से एआई के माध्यम से हम ड्रॉप आउट या फिर जो अन्य समस्याएं हैं उनको रोक सकते हैं। Next article is 9600 children jailed in adult prisons between 2016 and December 2021। और ये एक स्टडी के द्वारा बताया गया है, राइट्स बॉडी आई प्रो बोनो। और ये डाटा दिया किस के हिसाब से दिया, राइट आरटीआई एक्ट के हिसाब से ये बताया गया है। तो इसमें यही है कि लेकिन उसके अलावा भी इस डाटा के हिसाब से तब भी काफी स्टेट्स में देखा गया है कि डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ कंप्लायंस इशू है, तो देखा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइटेड भी है कि सेवरल स्टेट्स हैव फेल्ड टू एडुकेटली रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज विद नोटेबल नॉन कंप्लायंस, जैसे कि मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड यूनियन टेरिटरीज। और एक हाईलाइट हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि कितनी अधिक मात्रा में जो चिल्ड्रन है वो इस टाइप की मतलब गलत काम में हो। तो फिर हम ये देख सकते हैं फर्दर, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अगर इस तरीके से केसेस बढ़ते ही जाएंगे तो आने वाली जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर उस पे उसके अलावा भी कैसे इसको आगे बिल्कुल इजी वे में प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये एक सोचने का विषय है कि कैसे मतलब हम डील कर सकते हैं कि इस तरीके के काम में बच्चे ना पड़े, कि उनको प्रिजन में तक पहुंचना पड़े। Next is 71% UP reported 2914 children were transferred from prison to juvenile homes. Apart from this बात कर सकते हैं in Bihar 34% of prisons responded। यानी कि हम यही देख सकते हैं कि कौन कई स्टेट्स रिस्पॉन्ड कर रही है, अपार्ट फ्रॉम दिस कई स्टेट नहीं कर रही है। और जो ये हमने डाटा देखा उसमें यूटीज एक्सक्लूडेड है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये सारे एक्सक्लूडेड है। उसके हिसाब से ये डाटा लिया गया है। वी कैन मूव फॉरवर्ड। गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकेंगे फीस। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा शिक्षक निर्देशालय को आदेश दिए गए तथा उनके द्वारा दिए गए आदेशों पर रोक लगाई गई है। यहाँ देखा गया था किस तरह से DOE के माध्यम से इन आदेशों पर रोक लगाई गई है। जो हम बात करते हैं कि सरकार के द्वारा भूमि आवंटन या फिर गैर सहायक प्राप्त निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए बढ़ाने से पहले उनको अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें बिना अनुमति के वह इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते। जब DOE की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि यदि कोई स्कूल द्वारा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया तो शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। इस संबंध में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि निजी और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को अपनी फीस बढ़ाने से पहले मंजूरी लेनी आवश्यक नहीं है, जब तक कि वे कैपिटेशन फीस लेकर मुनाफाखोरी या फिर शिक्षा के व्यवसाय को शामिल न करते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है हाउ टू डील विद डिलेड पेमेंट्स टू MSMEs। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट देखेंगे कि हम कैसे डील कर सकते हैं कि डिलेड पेमेंट टू MSMEs ना हो। तो यहाँ पे केस के थ्रू बताया हुआ है कि सेक्शन 43B(H) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो उसे में ये बोला गया है कि टू प्रमोट टाइमली पेमेंट्स दी जाए MSMEs को। उसी के हिसाब से इसको गाइडलाइन देके आगे फॉरवर्ड किया गया था केस को। तो अगर देखा जाए तो मैनी MSMEs हैव एक्सपीरियंस avoidance of purchases from them to safeguard their sales. Some of them have changed their status
to traders, while others canceled their उद्यम registration. तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं डिले देखा जा सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एमएसएमई डी एक्ट, किस ईयर में था? 2006 में। persist due to MSME's reluctance to demand it, fearing a disruption in business relationship. तो कहीं ना कहीं ये वाले कॉज भी है डिले होने का, लीनियंसी दिखाने का कि पेमेंट डिले हो रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो पीरियड है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड भी सेट किया जाना चाहिए कि इस टाइम पीरियड तक उनको पेमेंट मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल लैंडिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी देखा जाए कि थीफ, डिफॉल्ट, इस तरीके के केसेस भी देखे जाते हैं, तो उससे कैसे रोका जा सकता है? तो काफी सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे समाधान, ट्रेड्स, टू एड्रेस सच इश्यूज कि भाई डिफॉल्ट, बैकलॉग इस टाइप का ना देखा जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस उससे भी और ब्रॉडर क्या जो ये हमने इनिशिएटिव्स लाए गए, तो है कि जीएसटी एंड नेटवर्क बना दीजिए कि जिससे कि प्लेटफॉर्म पे ही डाटा शेयर हो जाएगा और सारा क्रेडिट, सेल, पेमेंट, रिपेमेंट सारा उसी के अंदर हो जाएगा। तो उससे फायदा होगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ पेमेंट हो जाएगी, ड्यू डेट एंड पेमेंट रिसिप्ट डेट फील्ड्स इन द, तो वो पोर्टल में ही फिट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, पेपरलेस वर्क भी हो सकता है। दूसरा ये, नेक्स्ट इज ऑटो ग्रेडेड रेड फ्लैगिंग ऑफ ट्रेड डेप्टर्स जीएसटी अकाउंट्स ऑन 11th, 21st, 31st एंड 16th। तो जब पेमेंट का, तो उसमें रेड फ्लैगिंग दिखा देगा अगर जितने दिन से डिले होगा, तो ये भी एक अच्छा मेथड है, तो उससे भी पेमेंट डिले होने से बच सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कर सकते हैं? थर्ड, रेड फ्लैगिंग ट्रिगर्स डिजिटल क्रेडिट डिफॉल्टर्स रिपोर्ट ऑटो ट्रांसमिशन टू सीबीआईएल। तो अगर थर्ड रेड फ्लैगिंग हो गई तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, फिर एक्शन लिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं जीएसटी एंड नेटवर्क से कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एमएसएमई से रिलेटेड मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रिगार्डिंग ट्रेड क्रेडिट टेन्योर, इट कुड बी ग्रेजुअली डिक्रीज्ड फ्रॉम 120 डेज से कम कर दी जानी चाहिए। prioritizing the assurance and reliability of timely payment over arbitrary shortening the payment period is the better idea. तो ये कुछ स्टेप्स है कि हम कैसे एमएसएमई की पेमेंट को डिले होने से रोक सकते हैं। यू कैन ऐड। You can move forward. गैर भारतीय धर्मों को ऐसी लिस्ट में नहीं रखने के लिए देखे जाते हैं कि किस तरह की दलीलें दी जाती है। जब हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान में इस विषय से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब हम बात करते हैं 1950 में संविधान में यह तय हो गया था कि गैर भारतीय धर्म, खास करके इस्लाम और ईसाई या फिर अन्य किसी धर्म को जो ऐसी सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 341 वन की, जिसमें ऐसी की लिस्ट में धर्म के आधार पर कोई रोक नहीं है। वही अनुच्छेद 13 का क्लोज 1 और 2 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बना कोई भी कानून अगर वो मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो वो खत्म माना जाएगा। जबकि हम ऐसी लिस्ट की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर यानी गैर हिंदू दलित को बाहर रखने का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन 1950 में राष्ट्रपति द्वारा पारित एक आदेश के द्वारा पैरा 3 में यह डाला गया था कि 1950 के कि कोई भी गैर हिंदू दलित को ऐसी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। जब हम बात करते हैं कोर्ट केस की, तो पंजाब से संबंधित कोर्ट केस की बात की जाती है, किस तरह से पंजाब की 4 सिख जातियों को छोड़कर पैरा 3 में सभी गैर हिंदू समूहों को बाहर रख दिया गया था। लेकिन उन्हें सभी ऐसी लिस्ट में दायरा बढ़ाया गया था 1956 में जब केस किया गया था। उसके बाद जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो 1990 में बौद्ध धर्म को ऐसी लिस्ट में शामिल किया गया था। तो संविधान के आधार हिसाब से सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसके लिए अन्य मापदंड भी है, जिसमें कि आर्थिक स्थिति या फिर उनके साथ हुए अन्याय से संबंधित या किस तरह से उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रावधान है उनके माध्यम से ही किसी को ऐसी लिस्ट के अंदर शामिल किया जा सकता है। ऐसी कैटेगरी से बाहर करने वाला 1950 का यह अध्यादेश
यही करता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि आर्टिकल 14 की ने जो कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 जो कि भेदभाव न करने का, आर्टिकल 16 जो कि नौकरी में भेदभाव ना हो, और आर्टिकल 25 विवेक की आजादी का उल्लंघन करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की राय की इस बारे में, तो उस समय पर वह कानून मंत्री थे, लेकिन अनुच्छेद 74(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह को गोपनीय रखा गया। इस विषय में उनके द्वारा कही गई कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसके बाद उन्होंने एक भाषण में कहा था, इसमें उन्होंने माना था कि जो अनुयायी बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, उनके द्वारा एससी अधिकार को खो देंगे, जो कि बौद्ध धर्म को एससी की सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो धर्म का असर मान सकते हैं कि किस तरह से, जब हम बात करते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा धर्मशास्त्र की बजाय समाज शास्त्र के सिद्धांतों को अधिक महत्व दिया गया था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उन्होंने मुसलमान को न सिर्फ जाति पर था, बल्कि छुआछूत भी मानते थे। उन्होंने द कंडीशन ऑफ कन्वर्ट, अगर धर्म परिवर्तन हो भी जाए तो जो अछूत की स्थिति है वह नहीं बदलेगी, चाहे वह किसी भी धर्म में परिवर्तित हो। ईसाई धर्म में भी वह अछूत ही रहेगा, अन्य किसी धर्म में भी वह अछूत ही रहेगा। जब हम धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो आर्टिकल 25 का बी का स्पष्टीकरण करता है कि सिख, जैन और बौद्ध धर्म को सिर्फ सामाजिक कल्याण, सुधार और धार्मिक संस्थानों तक आम लोगों की पहुंच के लिए कानूनी हिंदू माना गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं संविधान के हिसाब से, सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म की शाखाएं थी, जिसमें एससी लिस्ट में आने के लिए ज्यादातर दलित सिखों को 1956 में और दलित बौद्ध को 1990 में तक इंतजार करना पड़ा था। उसके बाद उन्हें एससी लिस्ट में शामिल कर दिया गया था, जिसके संबंधित प्रश्न यही उठता है कि जब सिख धर्म को और बौद्ध धर्म को एससी लिस्ट में शामिल किया गया था, तो मुस्लिम धर्म को और ईसाई धर्म के लिए आरक्षण या अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें इस सूची से बाहर क्यों रखा गया है, इससे संबंधित जब हम बात करते हैं किस तरह से तर्क उठते हैं या फिर किस प्रकार के निर्णय इस विषय पर लिए जाने चाहिए। इलाज में मददगार इंटरवेंशन रेडियोलॉजी तकनीक, तो सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और एमआरआई की बात करते हैं। जो पेट पेट स्कैन और से संबंधित जो रेडियोलॉजी न केवल मरीजों की बीमारी का पता लगाने में अहम भूमिका निभाती है, बल्कि आईआर की तरह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सीधा इलाज करने में मदद करती है, जिसके द्वारा मरीज के बिना ऑपरेशन किए भी उनका इलाज किया जा सकता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन का भी स्थायी इलाज इसके माध्यम से किया जा सकता है। जब उच्च रक्तचाप की बात करते हैं, तो हार्मोनियम हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण यह जो एडिनल ग्रंथि की खामी की वजह से इस प्रकार की समस्या हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें एडिनल वेन्स से रक्त के नमूने लेकर यह पता लगाया जा सकता है कि जिस भी ग्लैंड में कमी है या खराबी है, उसको निकाल दिया जाए, उसके बाद ये समस्या पूर्ण रूप से खत्म की जा सकती है। इसी प्रकार से जब हम स्तन कैंसर की बात करते हैं, तो उनमें भी बिना स्तन को निकाले सिर्फ ट्यूमर को निकालकर इस प्रकार की स्थिति को संभाला जा सकता है। जब हम दिमाग से संबंधित बात करते हैं, तो दिमाग के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है, उसमें आई खराब को भी इसके माध्यम से सही किया जा सकता है। इसी तरह से टारगेट कीमो या रेडियो आइसोटोप से कैंसर का इलाज में भी इस तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि जो मेन बीमारी या समस्या है, सिर्फ उसी को शरीर से निकालने के पश्चात उस समस्या से समाधान प्रदान किया जा सकता है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के माध्यम से। नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वांटम फिजिक्स एंड वेदास इल्यूमिनेट रियलिटी। तो एक ऐसे का टॉपिक हो सकता है और एक यूनिक पॉइंट भी हो सकता है कि आप कैसे कंपेयर कर रहे हो क्वांटम फिजिक्स और वेदास को। तो अगर क्वांटम फिजिक्स की बात की जाए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और बता कि द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द स्मॉलेस्ट स्केल एंड द लोएस्ट लेवल ऑफ ग्रैन्युलरिटी। तो इसके ये क्या दर्शा रहा है, इसकी पूरी की स्टडी कर रहा है मैटर, यानी कि विदाउट कॉन्शियसनेस ये नहीं हो सकता। अगर कॉन्शियस नहीं होगी तो वो कैसे रियलिटी को शेप करेगा। तो यहाँ से एक की पॉइंट ये निकल के आता है। इसी तरीके से सिमिलरली वेदास क्या प्रपोज करता है कि कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि
मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं करता, जबकि वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसी भी रियलिटी का, ना कि मटेरियल। तो यहाँ से एक पॉइंट इस तरीके से इसको रिलेट कर दिया गया। नेक्स्ट इज क्वांटम फिजिक्स। क्या बताता है कि पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, जैसे कि क्वांटम सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं, क्वांटम एंटेंगलमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखाता है कि जो ऑब्जर्वेशन है, थॉट प्रोसेस है, किसी चीज का इन्फ्लुएंस है, वो वेदास बताते हैं। तो उसी तरीके से जब अलग अलग स्टेट में मैटर एक्ट कर रहा है, अलग अलग सिचुएशन देखने को मिल रही है, तो उसी तरीके से जो थॉट्स है, ऑब्जर्वेशन है, इन्फ्लुएंस है, वो भी भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा हमारी स्पिरिचुअल लिटरेचर वेदास के थ्रू बताया गया है। नेक्स्ट, जैसे कि हमने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ लिया, तो उसी तरीके से देखा जाए तो क्वांटम पार्टिकल्स इन्फ्लुएंस अदर्स अक्रॉस एक्सपेंस ऑफ स्पेस, यानी कि जो आउटर में भी है, उनको भी कुछ हद तक इन्फ्लुएंस पहुंचाता है। इसी तरीके से जब हम वेदास की बात करते हैं, तो बोला जाता है कि जो कोर पार्ट है वो कौन फॉर्म करता है, ब्राह्मण फॉर्म करता है, और जो सारी रियलिटी है वो उसके अराउंड है, जिसके लिए वो वर्ड यूज करता है माया, कि सब कुछ इल्यूजन है। सो जरूरी नहीं होता कि जो हर दिन हम ऑब्जर्व करते हैं फिर परसीव करते हैं वही रियलिटी हो, लेकिन जो अलग परसेप्शन या फिर शेप या कॉन्शियसनेस से जो पॉइंट आता है, जो परसेप्शन बनता है, वो भी एक रियलिटी बन सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ कोरिलेशन है और एक कनेक्टिवनेस बनती है। तो ये ऐसे या फिर इस टाइप का टॉपिक आता है तो हम लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट, दोनों चीजों को रिलेट करके। कर राशि के वितरण का समाधान करने की जरूरत। ये बात करते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव जी का कहना है कि केंद्र और राज्य स्तर पर केवल प्रभुत्व नेतृत्व ही राज्य के बीच राशि के वितरण पर निर्णय लेने और उत्तर दक्षिण के विभाजन के जटिल सवालों को हल कर सकता है। देखते हैं कि किस तरह से केरल या फिर अन्य राज्यों के द्वारा जब हम बात करते हैं कि जो कर प्रावधान या फिर राशि का वितरण की बात होती है, उससे संबंधित मुद्दे उठाए जाते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर रोक लगाई जाती है, फिर जितना उनको कर्ज मांगा जाता है वो नहीं दिया जाता, उससे संबंधित समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। सुब्बाराव जी ने अपनी किताब जस्ट ए मिशनरी नोट्स फॉर माय लाइफ एंड करियर में राजकोषीय संघवाद के मुद्दे पर विस्तार से लिखा है। उनका कहना है कि करों के विभाजन के मामले में हमेशा एक विवाद या मुद्दा बना रहा है, जिसे कि जो अत्यधिक जटिल है, जिसे सुलझाना अनिवार्य है, जिसके लिए जरूरी है कि वित्त आयोग की सीमा से परे एक जटिल राजनीतिक चुनौती है, जिसको राज्य स्तर पर नेतृत्व के माध्यम की आवश्यकता है, जिसमें कि राज्य का भी नेतृत्व वहां प्रस्तुत किया जाए और राजनीति से परे होकर उसे देखा जाए कि किस तरह से किसी राज्य के द्वारा प्रस्तुत किए गए कर या फिर अन्य समस्याओं से संबंधित प्रावधान उनके लिए अनिवार्य है या नहीं, किस तरह से उनको दिया जाना चाहिए या नहीं। इस तरह से जो राज्य का नेतृत्व है, जो उसका प्रभुत्व है, वो भी उनके सामने उभर कर आएगा, जिससे कि यह द्वंद कम होगा। जब हम क्रॉस सब्सिडी देने की बात करते हैं, तो हमारे जैसे बड़े देश में विविधता देशों में अमीर राज्य का गरीब राज्यों को इस तरह से क्रॉस सब्सिडी देने की भी जरूरत है कि किस तरह से देखते हैं कि जो स्वीकृतिक सिद्धांत है उसमें दक्षिण राज्य बुनियादी ढांचे, निजी निवेश, सामाजिक संकेत और कानून के शासक को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनिवार्य है। और दक्षिण राज्यों से संबंधित जो जनसंख्या वृद्धि दर है या फिर उसमें तेजी से गिरावट है, उनके द्वारा चलाई गई नीतियों के माध्यम से भी यहाँ समस्या देखने के लिए मिलती है। तो किस तरह से देखने के लिए मिलता है कि सीटों के बंटवारे से संबंधित समस्या उनको रोका जाए, क्रॉस सब्सिडी देने से संबंधित जो दबाव बनते हैं उन पे कार्य की जाए, तथा इसके लिए अनिवार्य है कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नेतृत्व किया जाए और उनके नजरिए को भी अपनाया जाए, ताकि जो द्वंद्व है, जो समस्या है, उनको रोका जा सके। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चीन ने 3 विमान वाहक पोत का समुद्री प्रशिक्षण आरंभ किया, जो कि फुजियान में पहला समुद्र प्रशिक्षण किया गया था। फुजियान का सबसे उन्नत घरेलू युद्धपोत बताया जा रहा है, जो कि विवादित दक्षिण
चीन सागर और ताइवान जलडमरू के मध्य में है, जिसे अमेरिका के साथ साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां पर नौसेना शक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इसे शिनाहू एजेंसी के द्वारा युद्धपोत सामाजिक प्रशिक्षण के बारे में संघाई सीपीआर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें विद्युत प्रणाली से विश्वसनीयता और स्थिरता की जांच की जाएगी। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन में वीजा कार्रवाई के बाद छात्रों की संख्या में गिरावट देखने के लिए मिली है। तो हमने हाल ही में देखा था किस तरह से यूके के द्वारा अपनी वीजा प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं, और जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की छात्रों के साथ संख्या में कमी हमें देखने के लिए मिली है। पहले छात्र अपने परिवार के साथ वहाँ उस स्थान पर रहते थे तथा उनमें महत्वपूर्ण गिरावट देखने के लिए मिली है, जो कि 80% तक हम देखते हैं। किस तरह से 26,000 से कम छात्रों को ही वीजा के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह की नीति को अपनाने से पहले ही वहां पर जो छात्रों की संख्या है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। जब 2019 से 2023 के बीच का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वीजा पाने वाले भारतीयों की संख्या 85,000 की वृद्धि हुई है, लेकिन 2023 में यह संख्या में वृद्धि की तुलना में 14% कम देखने के लिए मिलती है। तो किस तरह से छात्रों और यूके या अन्य राज्यों के द्वारा अपनाई गई प्रणाली के द्वारा एक विभिन्न या अलग मत होता हुआ हमें दिखाई देता है। कोलंबिया के सैन्य अड्डे से 37 मिसाइल चोरी हुए। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रा के द्वारा कहा गया है कि उनके दो सैन्य अड्डों से हजारों गोले, ग्रेनाइड और गोलियों की चोरी हो गई, जो कि तोप रोधी 37 मिसाइल भी चुराए गए, जो एक देश के मध्य भाग से जबकि दूसरे कैरेबियन तट के निकट से। इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जब हम विश्व स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इस तरह से इतने बड़े मिसाइल या फिर अन्य हथियारों की चोरी होना समस्या और चिंता का विषय है। क्या न्यूजीलैंड का स्कूल फोन प्रतिबंध का काम करेगा? हम देखते हैं किस तरह से फोन के अत्यधिक प्रयोग के कारण स्कूल से संबंधित विद्यार्थियों पर भी उसका प्रतिक्रिया नकारात्मक प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। न्यूजीलैंड के स्कूल्स के द्वारा इस सप्ताह छात्रों के मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने सामने आया है, जिसमें स्कूल के समय के अंदर या समय सीमा के अंदर बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा और उनके सकारात्मक बदलाव देखे जाएंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना या फिर अन्य उनकी रचनात्मक शैली का बढ़ावा देना, ताकि जो फोन के माध्यम से उनके अंदर कमजोरी या अनिर्णय या निर्णायक निर्णय ना लेने की क्षमता उत्पन्न हो रही है उसको रोका जा सके, उनके अंदर सकारात्मक वातावरण को बढ़ाया जा सके और उनको रचनात्मक क्रियाओं की तरफ ध्यान केंद्रित किया जा सके। डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल आधारित क्रम कम भार वाली एक आयु प्रणाली सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल स्मार्ट, जिसका नाम स्मार्ट रखा गया, का सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया। स्मार्ट नई पीढ़ी की मिसाइल है जिसपे कम भार वाली एक आयुध प्रणाली के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, जो कि टॉर्पीडो का इस्तेमाल पेलोड की तरह करती है। जब हम पनडुब्बियों की बात करते हैं, पनडुब्बियों पर सटीक निशाना साधने में यह सक्षम होगी। स्मार्ट बेहद कम ऊंचाई पर हवा में उड़ान भर सकती है और लक्ष्य के पास पहुंचने के बाद मिसाइल से टॉर्पीडो को अलग होकर पनडुब्बी को निशाना बना सकती है, जो कि स्मार्ट एक कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल प्रणाली है। इस वजह से यह हमें देखने के लिए मिलता है। क्या है स्मार्ट मिसाइल? जब मिसाइल की बात करते हैं तो एक मिसाइल एक्सको वायुयान रक्षा इंटरसेप्ट है। इसका उपयोग थ्रेड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए किया जाता है, जो कि यह मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को उनके उड़ान के माध्यम में रोकने के लिए हिट टू किल का उपयोग करती है। तो हम देख सकते हैं स्मार्ट मिसाइल जो हिट टू किल का प्रयोग किया जाता है, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल की स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 3 गुना अधिक होती है। पहले इस मिसाइल को पानी जहाज में तैनात किया गया था, अब इसका प्रशिक्षण जमीन से हवा के लिए किया गया है, जो कि दुश्मन की किसी भी मिसाइल को बीच रास्ते में ही मार गिराने की क्षमता से युक्त है। इंडियन आर्मी और
पुनीत बालवान ग्रुप ने भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन पुणे में किया। तो भारत का पहला संविधान उद्यान पुणे में निर्मित किया गया है। रिहाई और राहत, हाल ही में हमें देखने के लिए मिला था कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत प्रदान की गई है, जो कि लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 2 जून तक उन्हें हर हाल में समर्पण करना होगा। जब हम बात करते हैं किस तरह से अंतरिम जमानत के दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते और आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, और शीर्ष अदालत द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार केजरीवाल विचारधारा मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते, और ना ही किसी मामले उनके मामले से जुड़े हुए किसी भी गवाह या अन्य संबंधित मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। कृषि व खाद्य के लिए समग्र नीति बनाने, तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय व स्थानीय स्तर पर कृषि व खाद्य नीति बहुत चर्चा में है। इसके बावजूद जो 8 उद्देश्य संतुलित निर्वाह करने के लिए अनिवार्य है, वह एक दूसरे से जुड़े हैं। किस तरह से इन 8 उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ हम कृषि को समग्र नीति को अपना सकते हैं। पहला उद्देश्य यह है कि किसान को, विशेष से छोटे व मध्य किसानों को टिकाऊ रचनात्मक आजीविका उपलब्ध की जाए उनके द्वारा। दूसरा उद्देश्य है कि कम कीमत पर मिलने के साथ साथ स्वस्थ और निरोगी पदार्थ या उत्पादन उनके द्वारा किए जाए, जिसमें कम कीटनाशकों का प्रयोग हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। तीसरा उद्देश्य है कि गांव में का जो पर्यावरण है वह स्तर अच्छा बना रहे, भूजल अधिक नीचे ना जाए, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बनी रहे, कीटनाशक पतंगे जो भी पक्षी है उनका हनन ना हो, तथा जो परागण संबंधित समस्या है उस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो, और जातियों की बीच बहुलता बनी रहे। जब चौथे उद्देश्य की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिकूल मौसम व्यवस्थाओं से संबंधित फसलों का उत्पादन किया जाए ताकि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम किया जा सके। पांचवा उद्देश्य है कि बहुत भूमिहीन खेत मजदूरों के लिए और जो उनसे संबंधित समस्याएं हैं उनके लिए सहायता प्रदान की जाए। प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए विशेष रूप से डेयरी व पशुपालन, किचन गार्डन आदि के माध्यम से उनकी मदद की जाए ताकि उनके लिए भी आय के साधन उत्पन्न हो। जब छठे उद्देश्य की बात करते हैं तो खेती के उत्पादन पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए ताकि एक गांव के अंदर ही इस तरह का वातावरण निर्मित हो सके कि वह स्थानीय रोजगार का सृजन कर सके, और लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजगार भी उत्पन्न हो सके। सातवां उद्देश्य है कि विकेंद्रीकृत स्थानों के अनुकूल कृषि नीति को बनाया जाए ताकि जो अन्य समस्याएं उनका समाधान किया जा सके, और स्थान के अनुसार वह नीति केंद्रित हो जिसकी वजह से वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो। जब हम बात करते हैं कि 8वें उद्देश्य की, तो है खेती व ग्रामीण विकास के लिए सरकार को अपना बजट बढ़ाना चाहिए ताकि जो किसानों के कर्ज माफ की ऐसी स्थिति है वह उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से किसान अपने कर्ज को देने में तथा अपने जीवन आय के व्यापन करने में सक्षम हो। तो इस तरह की नीति को अपनाकर ही हम समावेशी चुनौतियों से आगे बढ़ सकते हैं और जो हमारी उपलब्धियां उनको हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण परिवर्तन जो उत्पन्न होता है उसको रोका जा सके, और जो अन्य उद्देश्य है उनको पूरा किया जा सके। ई कचरे से खतरे में धरती, तो हम देखते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कचरे पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चुनौती बन गया है। जब हम मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं उनके द्वारा कचरे में फेंक दिए जाते हैं, उनको किस तरह से वातावरण में छोड़ दिया जाता है जो कि हानिकारक है। जब ई कचरे पर संयुक्त राष्ट्र की द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग 2024 की रिपोर्ट देखते हैं, तो द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी की जाती है। विश्व स्तर पर सालाना 6.2 करोड़ टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होता है, जो कि 2010 के बाद इसमें 82% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, तथा ई कचरे को 2030 तक 32% वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 6.2 करोड़ से बढ़कर 8.2 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। इस तरह से ई कचरा प्रति वर्ष 23 लाख टन की दर से बढ़ रहा है। तो किस तरह से इनका कलेक्ट किया जाए, इनको रिसाइकिल किया जाए, और जो इनकी वजह से मिट्टी, हवा, पानी जहरीले हो रहे हैं उनको रोका जा सके, यह करना अनिवार्य है ताकि जो ई कचरे का सिर्फ 22% हिस्सा ही ऐसा है जो एकत्रित और पुनर्चक्रित हो पाता है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब हम देखते हैं किस तरह से इनके अंदर जो मूलभूत तत्व यूज किए जाते हैं वह रेयर अर्थ मेटल यूज किए जाते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में धरती पर मौजूद है और उनकी कीमत अत्यधिक है। तो
इनको रिसाइकल कर या फिर उन तत्वों को इन सभी प्रोडक्ट से अलग कर दोबारा प्रयोग किया जाए, ताकि जो पर्यावरण है उसका भी संरक्षण हो सके। और जब हम बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स की, उनको भी फिर से प्रयोग किया जा सके। जब बात करते हैं 2030 तक इस संग्रह का पुनर्चक्रण की दर को घटाकर सिर्फ 20% रह जाएगी। तो हमें यह बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि घटाने की। 1/3 यानी 200 करोड़ किलोग्राम ई कचरा सिर्फ खिलौने, माइक्रोवेव ओवन और वैक्यूम क्लीनर और ई सिगरेट के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो किस तरह से इसको रोका जाए? ई कचरे के द्वारा 40 मैट्रिक टन की क्षमता से ट्रकों में भरा जाता है, जो कि करीबन 15.5 लाख से भी ज्यादा ट्रकों की जरूरत पड़ती है। तो भूमध्य रेखा के चारों ओर इस लाइन को अगर खींचा जाए तो ई कचरे की रिसाइकलिंग की दर 12% होगी। किस तरह से? जो इनका चिल्ड्रंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी साइट के मुताबिक 1.29 करोड़ महिलाएं ई कचरे से जुड़े क्षेत्र में कार्य करती है, ई कचरे को जमा करती है और पुनर्चक्रण करती है। तो इसके माध्यम से हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं तथा बच्चों को इनसे दूर रख सकते हैं, ताकि उनके ऊपर जो गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती है इनके संपर्क में रहने की वजह से, उनको रोका जा सके। किस तरह से गर्भ में पलने वाले बच्चों के ऊपर भी उनका असर पड़ता है। देखने के लिए मिलता है कि 1.8 करोड़ बच्चे जो कि किशोर अवस्था में है या फिर उनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, वह इस ई कचरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें सीसा और पारा जो कि लेड और मरकरी जैसे पदार्थों के संपर्क में आने की वजह से उनको नुकसान पहुंचता है। तो उसको रोका जा सके। किस तरह से? 2022 में ई कचरा इकट्ठा करते हुए 7.50 लाख करोड़ रुपए के बहुमूल्य धातु वहां से उत्पन्न हुई। तो हम देख सकते हैं कितनी बड़ी राजस्व को बचाया जा सकता है अगर उनको रिसाइकल किया जाए। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया में ई कचरा पैदा करने के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो जब हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात करते हैं, अन्य प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो उनके अंदर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है तथा इनके माध्यम से अन्य देशों के ऊपर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सकता है। काबिल के द्वारा, जो कि रेयर अर्थ मेटल्स के माध्यम से अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे कि जो भी फोन, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप या इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जो इनसे अलग करके इन उपकरणों को अन्य किसी प्रकार के प्रोडक्ट में यूज किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आंसर।